नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी जनप्रतिनिधियों पर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तालिबान को लेकर भारत की रणनीति की, जानेंगे मोदी सरकार के निजीकरण पर राहुल ने किया क्या सवाल, जमानत के बाद भी नारायण राणे की क्यों बढ़ी मुश्किलें, बात करेंगे पंजाब कांग्रेस में बढ़ती कलह की, मोदी के मंत्री के बेतुके बयान की और बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना के असर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तालिबान को लेकर बोले सीडीएस विपिन रावत, अफगानिस्तान में तालिबान की तेजी चौंकाने वाली, लेकिन भारत तैयार, यदि भारत के सामने तालिबान ने खड़ी की परेशानी तो देंगे जवाब। केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने बंगाल बंटवारे की मांग को दिया समर्थन, बोले जनता की भावनाओं पर विचार जरूरी। मोदी सरकार के मंत्री जॉन बारला ने की उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी में अभी भी चल रहा है मंथन, बीजेपी नेताओं ने मानी चूक, हार के लिए पार्टी की नीतियों पर ही उठ रहे हैं सवाल। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पार्टी हाईकमान के एक इशारे पर छोड़ दूंगा मुख्यमंत्री पद। 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले की बात को बघेल ने किया खारिज, कहा सीएम बनते समय नहीं हुई इस बारे में कोई बात। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की क्लोजिंग हुई सपाट, सेंसेक्स 14 अंक फिसलकर 55,944 के लेवल पर हुआ बंद और 10 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 16,634 के लेवल पर बंद हुआ निफ्टी। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। योगी सरकार ने बीजेपी विधायकों और नेताओं सहित पार्टी से जुड़े 77 लोगों के ऊपर से मामले वापस ले लिए थे, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने इसे लेकर नाराजगी जताई। इसके साथ जनप्रतिनिधियों पर चल रहे पुराने मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से भी नाराज दिखाई दिया। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कारण बताए 2013 के मुजफ्फरनगर मामले से जुड़े 77 मामले वापस ले लिए हैं और वो मामले इतने गंभीर थे कि दोषियों को उम्र कैद की सजा भी हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि उनके सांसदों विधायकों के खिलाफ केस वापस लेने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है। अगर कोई केस दुर्भावना से दर्ज हुआ है तो राज्य सरकार उसे वापस ले सकती है, लेकिन उसे आदेश जारी करते समय कारण बताना चाहिए। राज्य सरकार के ऐसे आदेश की हाई कोर्ट में न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, इसके बाद ही मुकदमा वापस हो सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मुकदमों के तेज निपटारे के लिए हर राज्य में विशेष कोर्ट बनाने पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने सीबीआई, ईडी और एनआईए की तरफ से दाखिल अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर कहा 51 सांसदों और 71 विधायकों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। 151 संगीन मामले विशेष अदालतों में हैं। इनमें से 58 ऐसे हैं जहां उम्र कैद की सजा वाले मामले हैं। अधिकतर मामले कई सालों से लंबित हैं। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा है, हमारे पास बहुत समय है, शायद एजेंसियों के पास नहीं है कि वह समीक्षा कर सकें कि क्या समस्या है। हम बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आपकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। 15 से 20 साल तक चार्जशीट दाखिल न करने का कोई कारण नहीं बताया है। कुछ मामलों में विवादित संपत्ति जब्त की लेकिन आगे कार्रवाई नहीं की। सॉलिसिटर जनरल ने इसका जवाब देते हुए यह माना कि इन मामलों में कई कमियां रह गई हैं। उन्होंने कोर्ट से इस बारे में स्पष्ट निर्देश देने की मांग की। मेहता ने कहा, कोर्ट यह आदेश दे कि जिन मामलों में जांच लंबित है उन्हें 6 महीने में पूरा किया जाए। जहां मुकदमा लंबित है उसके निपटारे की समय सीमा तय हो। अगर किसी मामले की जांच या सुनवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है तो हाई कोर्ट से रोक हटाने पर विचार करने को कहा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के योगी सरकार के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया पर क्या होगा सरकार का जवाब, ये देखना दिलचस्प होगा। सत्ता पक्ष से जुड़े सांसद विधायकों से केस वापसी की बात हो या फिर उनके खिलाफ चल रहे मामलों की धीमी जांच, कोर्ट भले ही इसे लेकर चिंतित हो लेकिन सरकार को ज्यादा चिंता नहीं दिख रही है। वैसे इस समय एक और मामला है जिसे लेकर देश में चिंता है, वो है अफगानिस्तान की रोज बदलती स्थिति। यहाँ अब हुकूमत में तालिबान है और वो भारत सहित पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहा है। तो क्या तालिबान की चेतावनी से डर जाएगी दुनिया? भारत के तालिबान से कैसे हो सकते हैं संबंध, देखिए रिपोर्ट। तालिबान के भारत के साथ संबंध पहले भी अच्छे नहीं थे और इस बार भी संबंधों में तनाव देखा जा रहा है। तालिबान भारत के साथ होने वाले व्यापार पर रोक लगा चुका है, लेकिन भारत अभी तक शांत है, जिसके चलते अब सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर भारत की क्या प्लानिंग है।
इन्हीं सवालों को देखते हुए अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट पर बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी विपक्षी दलों को दी जाएगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारत सरकार क्या कूटनीतिक कदम उठा रही है, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये बैठक 26 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। वहीं दूसरी तरफ तालिबान का रवैया भी बदल रहा है। तालिबान ने शुरुआत में कहा था कि अगर कोई अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन अब प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अब किसी भी अफगानी को देश छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। हालांकि विदेशी नागरिक अपने देश लौट सकते हैं। मुजाहिद ने बताया कि एयरपोर्ट जाने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। अफगानी उस सड़क से एयरपोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन विदेशी नागरिकों को एयरपोर्ट जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस जब तालिबान के दबाव में नहीं झुका तो अब उसने बातचीत का रास्ता निकाला है, जिसके चलते तालिबान ने समझौते के लिए 40 प्रतिनिधि भेजे। हालांकि इस वार्ता का निष्कर्ष क्या निकला, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पंजशीर के अलावा अमेरिका ने भी अभी तालिबान की सिरदर्दी बढ़ा रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी सैनिक काबुल में रह सकते हैं। अब सवाल यह है कि तालिबान अपनी क्रूरता पर उतर आया है, तो ऐसे में क्या भारत को तालिबान को मान्यता देनी चाहिए या किन शर्तों पर देनी चाहिए? अब कल होने वाली सर्वदलीय बैठक में क्या फैसला होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद भारत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सरकार के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस बीच मोदी सरकार का एक और फैसला विपक्ष के निशाने पर आ गया है, वो है सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण का। इसे लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मोदी सरकार ने देश को भले ही कुछ न दिया हो, लेकिन सरकार सब कुछ बेचने की कोशिश जरूर कर रही है। मोदी सरकार की निजीकरण की नीति अब सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय हितों के संरक्षण की बात करने वाली इस सरकार ने अब अपना ईमान भी बेच दिया है। ये सरकार अपना ईमान पहले ही बेच चुकी है और अब देश की संपत्ति को बेचने में जुट गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सबसे पहले ईमान बेचा और अब। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार 70 साल में अर्जित देश की संपत्ति को अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को बेचकर देश के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। सरकार की योजना को लेकर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के नाम पर राष्ट्रीय मित्रीकरण योजना थोपी जा रही है। राष्ट्रीय संपत्ति को मित्रों के हवाले किया जा रहा है। मोदी सरकार का मित्रीकरण योजना राष्ट्र के लिए हानिकारक साबित होगी। सरकार द्वारा सब कुछ निजी हाथों में सौंपने के फैसले के खिलाफ अब विपक्ष पूरी तरह से विरोध की तैयारी में है। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। टकराव की एक और कहानी महाराष्ट्र में भी शुरू हो गई है। यहाँ शिवसेना और बीजेपी के बीच नारायण राणे की गिरफ्तारी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। 15 अगस्त के मौके पर सीएम उद्धव ठाकरे बोलते बोलते भूल गए थे कि देश आजादी की ही जयंती मना रहा है या अमृत महोत्सव। उद्धव ठाकरे की इसी बात को लेकर राणे ने तंज कसा तो इस पर शिवसैनिक भड़क गए। कहीं दोनों ही दलों के कार्यकर्ता भिड़े तो कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। दरअसल विवाद तब बढ़ गया जब नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी। बता दें कि जुहू में कल शिवसैनिकों ने राणे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। यहाँ उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर भी लगे थे। इसके बाद अब मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के आवास के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मामले में केंद्रीय मंत्री को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अब नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके खिलाफ प्राथमिकी के सिलसिले में नोटिस भेजकर 2 सितंबर को थाने में पेश होने को कहा है। बता दें कि राणे पर 4 मामले पुणे, नासिक, ठाणे और महाड में दर्ज हैं। वहीं बुधवार को नारायण राणे के घर से वकीलों की एक टीम निकली है। राणे पर दर्ज सभी मामलों को खारिज करने की याचिका मुंबई हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिस पर सुनवाई जारी है। इस बीच शिवसेना नेता अनिल परब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें परब राणे की गिरफ्तारी का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दे रहे हैं। बीजेपी अब इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कह रही है। बीजेपी का दावा है कि राणे की गिरफ्तारी का फैसला पुलिस का नहीं सरकार का था और सरकार ने पुलिस पर दबाव बनाया था। महाराष्ट्र में सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं तो पंजाब में लड़ाई सरकार और संगठन के बीच छिड़ी हुई है। जी हां, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। विधानसभा चुनावों से 5 महीने पहले पंजाब कांग्रेस में कलह सड़क पर आ गई है। 2 दर्जन विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो क्या है विधायकों की मांग, देखिए रिपोर्ट।
पंजाब कांग्रेस दो गुटों में बढ़ती दिख रही है। एक गुट सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी में है, तो दूसरा गुट अमरिंदर की जगह किसी और को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने का दबाव कांग्रेस हाईकमान पर बना रहा है। बागी गुट को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थन भी है। आपको बता दें कि सिद्धू और कैप्टन के बीच लंबे समय से राजनीतिक लड़ाई चल रही है और सिद्धू भी कैप्टन को सीएम पद से हटाने की मांग कर चुके हैं। उनकी नज़र भी सीएम की कुर्सी पर है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान साफ कर चुका है कि विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव में 5 महीने का भी समय नहीं बचा है। ऐसे में पार्टी के अंदर शुरू हुए नए विवाद ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बागी गुट पहले ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर अड़ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार तो लगातार कैप्टन पर निशाना साध रहे हैं, तो 2 दर्जन कांग्रेस विधायकों ने भी दिल्ली में डेरा डाल लिया है। विधायकों ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। बागी विधायकों का दावा है कि कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक बागी विधायकों को सोनिया गांधी ने मुलाकात का समय नहीं दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी दिल्ली में नहीं हैं। उनसे मुलाकात के लिए बागी गुट के 5 नेता देहरादून पहुंचे, लेकिन हरीश रावत ने बागी नेताओं की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। हरीश रावत ने कैप्टन विरोधी नेताओं से मुलाकात से पहले ही साफ कर दिया कि कैप्टन को हटाने की मांग पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। 2022 में होने वाले पंजाब के चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ही करेंगे। उनकी लीडरशिप में ही चुनाव होगा। चुनाव जीतने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ही राज्य के सीएम होंगे। पंजाब कांग्रेस में तल्खी बढ़ती दिख रही है, जिससे पार्टी मुश्किल में पड़ती दिख रही है। तो वहीं मोदी सरकार के मंत्री भी अपनी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मोदी के मंत्री के बयान को लेकर अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि पीड़ितों की मदद नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन कम से कम उन पर तंज तो ना कसें। तो क्या कहा है मोदी के मंत्री ने, देखिए रिपोर्ट। पशुपति पारस लगातार विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं, जिसने मोदी सरकार की छवि पर असर डालना भी शुरू कर दिया है। अब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बाढ़ को लेकर विवादित बयान दिया है। बता दें कि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे और जब उनसे बाढ़ को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने इसे दैवीय प्रकोप बताया और उन्होंने आगे कहा कि मैं बाढ़ पीड़ितों से मिलने भी नहीं जाऊंगा। पशुपति कुमार पारस का कहना था कि बाढ़ को लेकर मेरी जिले के अधिकारियों से बात हुई है और लोगों तक मदद मिल रही है। बाढ़ झेल रहे बिहार में कई केंद्रीय मंत्री इन दिनों अपने इलाकों में ही कैंप कर रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस के इस बयान को काफी गैर जिम्मेदाराना माना जा रहा है। अब उनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से उन पर सवाल उठना तो लाजमी है। साथ ही ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर मोदी सरकार भी लपेटे में आ गई है। इसके अलावा ऐसा ही विवादित बयान उन्होंने अपने भतीजे चिराग पासवान को लेकर भी दे डाला। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद चाचा भतीजे में तनातनी जारी है। महीनों बीत गए, लेकिन आज भी बयानों से यह दिखता है कि दोनों के दिल में कसक है। पशुपति पारस ने कहा कि रामविलास पासवान की संपत्ति पर चिराग पासवान का पुत्र होने के नाते हक हो सकता है, लेकिन मैं राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं। उन्होंने पहली बार यह भी खुलासा किया कि चिराग ने ही अपने पिता को जबरन अध्यक्ष पद से हटाया और उन्हें भी। घर पर चिराग ने उन्हें अपना खून मानने से इनकार कर दिया। अब सूर्य इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन चिराग के साथ संबंध नहीं होंगे। वहीं जातीय जनगणना पर पशुपति पारस ने कहा कि वह एनडीए के फैसले के साथ हैं। जो उनकी राय होगी, उनकी पार्टी भी उस राय के साथ है। वहीं बाढ़ पीड़ितों को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया, खुद बाढ़ पीड़ित हूं, किसी ने पैसा देकर ऐसी खबर चलाई होगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बयान से पशुपति पारस और मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना के चलते बढ़ती मुश्किलों की। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनी जा रही है। विशेषज्ञों का दावा है कि तीसरी लहर अब कभी भी शुरू हो सकती है। इससे बचने के लिए टीकाकरण की रफ्तार तेज करना होगा। वैसे कोरोना का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई है। बात आर्थिक हालात की हो तो इसका सबसे ज्यादा असर एशिया प्रशांत क्षेत्र पर पड़ता दिख रहा है। इसे लेकर एशियाई विकास बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, देखिए। कोरोना का असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। दुनिया के अमीर देश तो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, लेकिन गरीब देशों की मुश्किलें ऐसे में बढ़ गई हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी की रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना महामारी ने 2020 में विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में करीब 75 मिलियन से 80 मिलियन यानी 7.5 से 8 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी के हालात में पहुंचा दिया है।
की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 नाम से जारी एडीबी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल की शुरुआत में दुनिया को मुसीबत में डालने वाली महामारी ने गरीबी रेखा से नीचे या उसके पास रहने वाले लाखों लोगों की लंबे समय से अनुभव की गई सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है, जो लोग पहले से ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनके जीवन में गरीबी आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। लगभग 203 मिलियन लोग या विकासशील एशिया की 5.2% आबादी 2017 तक अत्यधिक गरीबी में रहती थी। कोरोना महामारी नहीं होती तो यह संख्या 2020 में 2.6% तक गिर गई होती, लेकिन महामारी ने एक बहुत बड़ी आबादी को नए सिरे से गरीबी में धकेल दिया है। एडीबी की रिपोर्ट ने इस बात की चिंता बढ़ा दी है कि ये संख्या अभी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण की लहर अभी भी दुनिया के कई देशों में चल रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।